हम आबादी के करीब पहुंच चुके हैं चीफ, अब क्या करना है? मैंने कहा इस गाड़ी में तो हम शहर में दाखिल होने का खतरा मोल नहीं लेंगे बट इसलिए मुनासिब यही है कि कार किसी जगह खड़ी करके पैदल ही चल निकलो। बट ने एक मकाम पर कार रोक दी और हम सब कार से उतर गए। मेरे और तहजीब के कपड़े अभी तक गीले थे। कपड़ों के खुश्क होने तक हम पैदल ही चलते रहे, लेकिन हम सड़क से दूर ही दूर रहे थे ताकि कोई हमारे हुलिये देखकर शुकूक व शुबहात का शिकार न होने पाए। तकरीबन 1 घंटे बाद हमारे कपड़े खुश्क हुए तो हुलिया अब भी ठीक नहीं था, मगर अब खतरा बड़ी हद तक कम हो गया था। हमने एक टैक्सी रोकी और होटल पहुंच गए। होटल में भी जिसने हमें देखा अजीब सी नजरों से देखा, लेकिन हम किसी पर तवज्जो दिए बगैर अपने कमरों में चले आए। बट और जाहिर अपने कमरे में चले गए। हमने लिबास तब्दील किए और अपने अपने बिस्तरों पर ढेर हो गए। कुछ देर हम दोनों ही खामोश रहे। उसके बाद तहजीब ने मोहरे सुकूत तोड़ दी। बोली, हंगामे हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते अली, मेरा ख्याल है इस बार तुम्हारे आसाब भी मुतासिर हुए हैं। मैंने कहा अब हंगामे तो इतना मुतासिर नहीं करते, अलबत्ता हारूत राबील ने जिस अनोखे अंदाज में हमसे निजात हासिल करने की कोशिश की थी उससे आसाब का मुतासिर होना लाजिम ठहरा। वो बोली, उस शैतान ने हमें कत्ल करने में वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कौन कह सकता है कि उस कमरे के फर्श के नीचे झील होगी? मैंने कहा हाँ तहजीब, और उसे यकीन रहा होगा कि हम उसके जाल से बचकर नहीं निकल सकेंगे, और वाकई हम बच भी नहीं सकते थे, बस किस्मत ही यावरी कर गई। वो बोली, लेकिन अली उसने फिर ऐसी हिमाकत करने की जुर्रत की, हालांकि हमने फॉर्मूले भी उसके हवाले नहीं किए थे। क्या वो बिल्कुल ही अहमक है? मैंने कहा तुम भूल रही हो तहजीब, जब उसे मालूम हुआ कि मैं अली यार खान हूँ तो उसके बाद उसने ये हरकत की। मेरी हकीकत से आगाह होने के बाद जाहिर है वो हर चीज की तरफ से मायूस हो गया होगा। तहजीब नफी में सर हिलाते हुए मुस्कुराई, बोली, ओह हाँ, मुझे वाकई ख्याल नहीं रहा, लेकिन नहीं, अगर हम उसे ये बात न बताते तब भी वो हमारी जान लेने की कोशिश जरूर करता। मैंने कहा मुमकिन है, यहूदी कौम के किसी फर्द से कुछ बैद नहीं होता, मगर तुम ये बात इतने वसूख से कैसे कह रही हो? वो तो हमारी खिदमत हासिल करने की कोशिश करता रहा था। तहजीब बोली, उन मोटरसाइकिल सवारों को किस खाने में फिट करोगे जो वापसी पर हमारा इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे? जाहिर है उन्हें बाद में तो वहाँ तैनात नहीं किया गया होगा। मैंने सर को तफहीमी अंदाज में जुम्बिश दी। कहा तुम्हारा तज्जिया 100% दुरुस्त है तहजीब, उसने हमें ठिकाने लगाने के इंतजाम पहले ही से कर रखे थे। हम उसके एक जाल में से बच निकलते तो दूसरे की जद में जरूर आ जाते। तहजीब मुस्कुराई, बोली, लेकिन इसमें एक उलझन है। अगर उसका इरादा वाकई यही था तो वो हमारी खिदमत हासिल करने की कोशिश क्यों कर रहा था? मैंने कहा यह कोई इतनी बड़ी उलझन नहीं है, मेरा ख्याल है मैं इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकता हूँ। वो हमें नफ्सियाती तौर पर मुतमईन करना चाह रहा था ताकि बेखबरी में हम लाजमी तौर पर मारे जाएं। तहजीब ने कहा, यही बात करीने कयास मालूम होती है, लेकिन तुम मुतमईन नहीं हुए और उस बेचारे की उम्मीदों पर पानी फिर गया, बल्कि वो खुद पानी में गिर गया। मैंने कहा मैं किसी यहूदी की तरफ से कभी मुतमईन हो भी नहीं सकता। ये तो मुमकिन था कि वो हमें मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद समझते हुए हमारी खिदमत हासिल करने की कोशिश करता, लेकिन ये मालूम होने के बाद कि हमारा ताल्लुक आज़ादी फ़लस्तीन के किस ग्रुप से है, ये मुमकिन नहीं था कि वो हमें छोड़ देता। तहजीब बोली, फर्ज करो हम वाकई किसी मुजरिम तंजीम से वाबस्ता होते और उसके लिए काम करने पर रजामंद हो जाते तो क्या वापसी के सफर में उन मोटरसाइकिल सवारों के हाथों मारे न जाते जो पहले से ही इस मकसद के लिए मुतय्यन थे? मैंने कहा अगर वो हमसे काम लेने के मामले में संजीदा होता और हम राजी भी हो जाते तो वो हमें उनकी मौजूदगी से मुत्तला कर देता। इस तरह एक तरफ तो हम उसके ममनून एहसान हो जाते और दूसरी तरफ वो बिलवास्ता तौर पर हम पर ये रोक डालने में कामयाब भी हो जाता कि हमारी जिंदगियां हमा वक्त उसकी तरफ से खतरे में हैं, और अगर हमने उसके किसी हुक्म से सरताबी करने की कोशिश की तो बेखबरी में किसी नामालूम आदमी के हाथों मारे जाएंगे। तहजीब ने हैरत से कहा, जितनी तफसील से तुमने हर बात का जायजा लिया है, क्या उसने भी हर बात इतनी ही बारीक बीनी से सोची होगी? मैंने कहा सहूनी दिमाग इसी चीज के लिए तो मशहूर है, साजिशें, रेशदवानियां और तखरीबकारियां करने में ये लोग माहिर होते हैं। उस वक्त मुझसे एक लम्हे की भी ताखीर हुई होती तो इस वक्त हालात किसी कदर मुख्तलिफ होते। वो बोली, वाकई सहूनी दिमाग इन मामलात में बहुत आगे हैं, लेकिन क्या वो खुद जिंदा बच सका होगा? मैंने कहा मैं खुद इसी उलझन में मुब्तला हूँ तहजीब, उसकी जिंदगी के बारे में यकीन से क्या कहा जा सकता है? वो बोली, बहरहाल ये इम्कान नजरअंदाज मत करना कि वो जिंदा भी हो सकता है, खबीस लोग आसानी से नहीं मरते। मैंने कहा मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ, मैंने एक लम्हे के लिए भी उसकी मौत पर यकीन नहीं किया। तहजीब बोली, अब ये बताओ कि हमें क्या करना है? होटल की मारिफत हमने जो कार किराए पर हासिल की थी वो तो इस काबिल नहीं रही कि होटल को वापस की जा सके। मैंने मुस्कुराकर कहा, कार वापस करने की क्या जरूरत है, हम चुपके से होटल से निकल भागेंगे। तहजीब ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, वाकई बड़ी मजबूरी है, हमें उठाई गिरों जैसी हरकतें करना पड़ रही हैं, लेकिन जिस किस्म के हालात से हम दो चार हैं उनमें इसके अलावा कोई चौरा भी तो नहीं है। मैंने कहा बस तो फिर ये तय हो गया कि हम कार वापस करने की बजाय चुपके से इस होटल से निकल भागेंगे।
वो बोली लेकिन इस बार हम किसी बेहतर होटल में क़याम करेंगे, गुमनाम होटलों में क़याम करने की अब क्या जरूरत है। मैंने कहा तुम्हारी ये बात मुझे मंजूर है, बल्कि मेरा खुद भी यही ख्याल था। कागजात फिलहाल किसी बैंक के लॉकर में महफूज कर देना मुनासिब रहेगा। हम दोनों मुत्तफिक हो गए और अब इस सिलसिले में जाहिर और बड को हिदायत देना थी। चुनाचे मैं उनके कमरे में जा पहुंचा। मैंने उनसे कहा तुम दोनों तैयार हो जाओ, ये होटल छोड़कर हम किसी दूसरे होटल में मुंतकिल हो रहे हैं। बड ने बेपरवाही से कहा तैयारी क्या करनी है, हम तो किसी ऐसे ही हुक्म का इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा हम अलल ऐलान होटल नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हमें चुपके से यहाँ से खिसक लेना है। होटल वालों को बिल्कुल पता न चलने पाए कि हम होटल छोड़ रहे हैं। जाहिर ने हैरत से कहा इसकी क्या जरूरत है, किराया अदा करके सबके सामने रुखसत होने में क्या कबाहत है। मैंने कहा वो गाड़ी जो हमने होटल की मारिफत किराए पर हासिल की थी और जिसकी बॉडी में गोलियों के सुराख हो चुके हैं। जाहिर बोला समझा, ठीक है, इस सूरत में तो वाकई हमें होटल से फरार ही होना पड़ेगा। बट ने कहा ये तो और भी आसान है चीफ, एक हैंड बैग में जरूरी सामान डालकर निकल चलते हैं, बकिया सामान बाजार से खरीद लेंगे। जाहिर बोला लेकिन इसके लिए हमें अपने मेकअप भी तो तब्दील करने पड़ेंगे। होटल वालों को हमारे फरार का इल्म होगा तो क्या वो हमारी तलाश नहीं करेंगे? मुमकिन है पुलिस को भी मुत्तला कर दें। मैंने कहा तुम ठीक कह रहे हो जाहिर, मेकअप तो तब्दील करने ही पड़ेंगे, इसलिए कि अगर होटल वालों ने अज खुद पुलिस को मुत्तला न किया तब भी जल्द या बदेर गाड़ी तो दरियाफ्त होगी ही और उसके जरिए पुलिस के लिए हम तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं होगा। बड ने कहा तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है, हम अपने कमरों में मेकअप करेंगे और हैंड बैग हाथों में लेकर निकल जाएंगे, यहाँ हमें कौन चेक करेगा, बस जरा एहतियात करना पड़ेगी। मैंने कहा बस तो फिर तुम लोग तैयार हो जाओ, ठीक 1 घंटे बाद हम ये होटल छोड़ देंगे। ये कहकर मैं अपने कमरे में वापस आ गया। 1 घंटे बाद हम चारों एक एक करके होटल से निकल गए। हमारे पास सामान नहीं था, इसलिए किसी ने भी हम पर खुसूसियत से तवज्जो न दी। होटल छोड़ने के बाद सबसे पहले हमने सामान खरीदा और उस सामान की मुनासिबत से एक बार फिर हम मुसाफिर नजर आने लगे। अब हमें किसी होटल की तलाश थी। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में होटलों की कमी नहीं है, एक से एक उम्दा होटल भी हैं और निचले दर्जे के होटलों की भी कमी नहीं है। हमने अपनी रिहाइश के लिए जिस होटल का इंतखाब किया वो बहुत आला दर्जे का तो नहीं था, लेकिन उसे मामूली भी नहीं कहा जा सकता था। उसकी सर्विस बहुत उम्दा और नफासत काबिल-ए-दीद थी, इस बिना पर उसका शुमार उम्दा होटलों में किया जा सकता था। तहजीब ने होटल के कमरे में पहुंचकर कहा हमारी मुहिम इख्तिताम को पहुंची अली, अब हम पूरी तरह महफूज हैं। मैंने कहा अभी इख्तिताम कहाँ हुआ है तहजीब, अभी तो फॉर्मूले अमेरिका की हुकूमत के सुपुर्द करने हैं और उनसे थोड़ी सी सौदेबाजी भी करनी है। वो बोली मेरा मतलब था ओशील मिकाइल की तरह हमने हारूत राबील से भी रकम वसूल कर ली है, इस हद तक तो हम कामयाब हो गए हैं। मैंने कहा अब हमें हुकूमत अमेरिका के महकमा खास के किसी अफसर तक पहुंचना है, जो बहुत मुश्किल मरहला है। तहजीब ने कहा अगर कोशिश की जाए तो ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है और कुछ मुमकिन न हो तो तुम फोन पर उन्हें मुत्तला कर सकते हो। मैंने कहा कहने को तो ये वाकई बहुत आसान है, लेकिन दर हकीकत बहुत मुश्किल है। अमेरिका के आला हुकाम से फोन पर बात करना भी मुश्किल है। वो बोली उनसे वक्त लेना मुश्किल नहीं होगा, खास तौर पर इस सूरत में कि तुम उन्हें इस मसले से आगाह करो। मैंने कहा मैं इस पर गौर करूंगा तहसीब, दरअसल मैं इस मामले को कम से कम अफराद तक महदूद रखना चाहता हूँ और फिर अभी हारूत राबील के बारे में भी कुछ मालूम नहीं हो सका। उस रात हम जल्दी सो गए। अगली सुबह नाश्ता अपने कमरे में करने के बाद मैं बड और जाहिर के कमरे में गया। वहाँ सिर्फ जाहिर था, बड नहीं था। मैंने पूछा बड कहाँ है? जाहिर ने कहा बताकर नहीं गए जनाब, कल यहाँ पहुँचने के बाद ही वो गायब हो गए थे। मैंने हैरान होकर कहा तो क्या तब से अब तक वो वापस ही नहीं आया? जाहिर ने कहा नहीं जनाब, रात बहुत देर से वापस आए थे और फिर सुबह मुझसे पहले ही उठकर चले गए। मैंने बुरा सा मुंह बनाया, कहा उसे अंदाजा हो गया होगा कि अब हम हंगामी सूरत हाल से निकल आए हैं, लिहाजा उसने अपनी हरकतें फिर शुरू कर दी होंगी। जाहिर ने कहा मैं तो ये सोचकर हैरान होता हूँ जनाब कि मिस्टर बड आखिर इतनी तेजी से लड़कियों से बेतकल्लुफ कैसे हो जाते हैं। मैंने हैरत से कहा इतनी मामूली बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, इस तरह सिर्फ ऐसी ही लड़कियां बेतकल्लुफ हो सकती हैं जिनका चलन अच्छा नहीं होता और यूरोप और अमेरिका में ऐसी लड़कियां बेशुमार हैं। जाहिर बोला ख्याल तो मेरा भी यही था जनाब, लेकिन मैंने सोचा कि शायद बड साहब में कोई ऐसी गैर मामूली सलाहियत हो जिसके बायस। मैंने कहा नहीं जाहिर, ऐसी सलाहियत किसी शख्स में भी नहीं होती। वो बोला मैं खुद बाज ऐसे लोगों को जानता हूँ जनाब जिन पर लड़कियां परवाना वार गिरती हैं। मैं मुस्कुराया, कहा इख्तिलाफ कर रहे हो? वो बोला अगर मुझे इसका हक नहीं है तो मैं बखुशी अपने इख्तिलाफ से दस्तबरदार होने को तैयार हूँ। मैं हंस पड़ा, कहा जब कोई मुझसे इख्तिलाफ करता है तो मुझे बेहद खुशी होती है जाहिर, बशर्ते कि इख्तिलाफ करने वाला इख्तिलाफ बराए इख्तिलाफ न कर रहा हो और कजबहसी पर न उतर आए। जाहिर बोला मैंने तो सिर्फ वो बात कही है जो आपके नजरिए के खिलाफ मेरे तजुर्बे में आई है। मैंने कहा मुझे मालूम है जाहिर, इसीलिए मुझे खुशी हुई। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करूंगा, उसके जवाब से तुम्हारी समझ में खुद ही सब कुछ आ जाएगा।
ऐसे तमाम लोगों को याद करने की कोशिश करो जिन पर तुम्हारे कहने के मुताबिक लड़कियां परवानावार गिरती हैं या गिरती थी, और मुझे बताओ कि उन लोगों के किरदार के बारे में तुम्हारी क्या राय है। जाहिर चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर बोला, अजीब बात है, उनमें से एक को भी मैं अच्छे किरदार का मालिक नहीं करार दे सकता। मैंने कहा, गालिबन अब तुम खुद ही समझ गए होगे कि वो लड़कियां जो अच्छे किरदार की हामिल नहीं होती खुद ब खुद ऐसे लोगों की तरफ बढ़ती हैं जिनका किरदार उन्हीं की तरह खराब होता है। वो बोला, बात किसी हद तक समझ में आ गई जनाब, लेकिन बाज बातें अब भी उलझा रही हैं। मैंने कहा, बताओ जाहिर, मैं तुम्हारी उलझन दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। वो बोला, क्या जरूरी है कि ऐसे ही अफराद एक दूसरे की तरफ बढ़ें जिनके किरदार खराब होते हैं? क्या इसके बरखिलाफ हो ही नहीं सकता? मैंने कहा, क्यों नहीं हो सकता, बहुत होता है, लेकिन जाहिर है कि उस सूरत में मामला आगे नहीं बढ़ता और बात खत्म हो जाती है। आज तुम भी वही रास्ता अपना लो जो बट का है, और तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए भी लड़कियों की कमी नहीं रहेगी। जाहिर ने हंसते हुए कहा, मुझे तो माफी रखिए जनाब, इन चक्करों के लिए बट साहब ही बहुत काफी हैं। लेकिन जनाब, उनकी इस कमजोरी से कतई नजर उनकी सलाहियतों से इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, सलाहियतों से किसी को भी इनकार नहीं हो सकता जाहिर, लेकिन आदमी को चाहिए कि अपनी कमजोरियों पर काबू पाने की कोशिश भी करता रहे। इस किस्म की कमजोरियां बिलाखिर आदमी की सलाहियतों को जंग की तरह चाट जाती हैं। खैर, ये बात तो होती रहेंगी, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, बट आ जाए तो उसे रोकना। मैंने फाइल एक बैंक के लॉकर में महफूज कराई और वापस होटल में आ गया। बड अभी तक नहीं लौटा था। उसकी वापसी के मुताल्लिक यकीन से कुछ कहा भी नहीं जा सकता था। हारूत राबिल के मुताल्लिक भी कोई यकीनी बात सामने नहीं आ सकी थी। मैंने और तहजीब ने मिलकर सारे अखबार छान मारे, लेकिन हारूत राबिल से मुताल्लिक कोई खबर कहीं नहीं छपी थी। दोपहर के खाने के बाद बड वापस आ गया। जाहिर ने उसे मेरे कमरे की तरफ भेजा। मैं और तहजीब खाना मंगवाने ही वाले थे कि बड हमारे कमरे में दाखिल हुआ। मैंने कहा, तुम कहाँ आवारागर्दी करते रहे हो बड? सुबह मैंने जाहिर से पूछा तो पता चला कि तुम यहाँ आने के बाद से ज्यादातर गायब ही रहे हो। बड ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, ये वॉशिंगटन है चीफ, यहाँ की मशीनी जिंदगी में खुद भी मशीन बनना पड़ता है, वरना आदमी बहुत पीछे रह जाता है। मैंने कहा, मैंने तुमसे वॉशिंगटन की मशीनी जिंदगी के बारे में नहीं पूछा, तुम्हारे बारे में पूछा था। वो बोला, वही बता रहा था चीफ, मैं खुद को यहाँ की जिंदगी के मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा, हम यहाँ मुस्तकिल कयाम करने नहीं आए, महज चंद रोज गुजार कर चले जाएंगे। तुम तो जहाँ भी जाते हो ये समझने लगते हो जैसे बकिया जिंदगी तुम्हें वहीं गुजारनी है। बड ने ढिठाई से जवाब दिया, मशहूर मकूला है चीफ, रोम जाओ तो वही करो जो रोमन करते हैं। मैंने कहा, बकवास मत करो, ना तो हम रोम में हैं और ना ही यहाँ रोमन रहते हैं। वो बोला, मैं भी तो वही कर रहा हूँ चीफ जो अमेरिकन करते हैं, वो थोड़ी कर रहा हूँ जो रोमन करते हैं। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम मकूले भी गलत सलत सुनाने लगे हो, अमेरिका में बैठकर रोम के मकूले सुनाते हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बड ने आंखें फाड़ कर मुझे देखा, हैरत भरे लहजे में बोला, क्या कह रहे हो चीफ, मकूला तो बिल्कुल सही था। मैंने कहा, मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने अपना वक्त कहाँ गुजारा और तुम मुझे मकूले सुना रहे हो। बड ने बौखला कर कहा, मैं हारूत राबिल के बारे में मालूमात हासिल करने के चक्कर में था। मैंने तंजिया लहजे में पूछा, कौन सा तीर मारा? वो बोला, अभी तक कोई सुराग तो नहीं मिल सका चीफ, मैंने फोन पर भी राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन उधर से यही जवाब मिल रहा है कि फिलहाल उनसे बात नहीं कराई जा सकती। मैंने कहा, अहमकाना बातें मत करो, उसके चक्कर में पड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन तुम सिर्फ इसी चक्कर में तो नहीं रहे होगे। बड ने सर झुकाकर कहा, तुम अक्लमंद आदमी हो चीफ, दूसरों को नसीहतें करते हो और खुद दूसरों की जातियात में घुसने की कोशिश करते हो। बड के अंदाज पर तहजीब को हंसी आ गई। उसने हंसी पर काबू पाते हुए कहा, आदमी की जातियात ऐसी क्यों हो कि किसी को बताई न जा सके? बड ने सर हिलाकर कहा, आप चीफ की तरफदारी नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? मैंने कहा, फजूल बातें बंद करो और जाहिर को भी यहीं बुला लाओ ताकि खाने के दौरान कुछ बातें भी हो जाएं। बड जाकर जाहिर को बुला लाया। खाने के दौरान मैंने बड और जाहिर के सामने खुद को दरपेश मसला पेश किया। मैंने कहा, अब हमें वो फार्मूले हुकूमत अमरीका को पहुंचाने हैं और ये काम मुतल्लिका महकमे के तवस्सुत से ही मुमकिन है। मैं नहीं चाहता कि ये मामला उस महकमे के आम मुलाजमीन के इल्म में भी आए और किसी अफसर आला तक रसाई बजाय खुद एक मसला है। इस वक्त मैंने तुम दोनों को इसीलिए जहमत दी है ताकि अगर तुम में से किसी के जहन में इस सिलसिले में कोई काबिल अमल तजवीज हो तो उस पर अमल किया जाए। जाहिर ने कहा, क्या टेलीफोन के जरिए हम किसी ऐसे जिम्मेदार फर्द को मुत्तला नहीं कर सकते जो? मैंने उसकी बात काट दी। कहा, तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि यहाँ हुकूमत के किसी आला अफसर से फोन पर राब्ता करना भी कितना मुश्किल काम है। बड ने कहा, लेकिन मुझे मालूम है कि महकमे खास के तो किसी आम मुलाजिम से भी राब्ता करना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, इस सूरत में तुम ही लोग बताओ कि इस मुश्किल मरहले से किस तरह गुजरा जा सकता है। जाहिर ने कहा, सोचना पड़ेगा जनाब, ऐसा मालूम होता है कि ये मामला हारूत राबिल वाले मामले से भी ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। तहजीब बोली, मेरे जहन में एक तरकीब आई है, अगर किसी तरह महकमा खास के किसी मुलाजिम तक रसाई मुमकिन हो सके।
मैंने बात काट कर कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस मामले को कम से कम लोगों तक महदूद रखना है। वो बोली, पूरी बात तो सुन लो। अगर महकमे के किसी मुलाजिम से रवाबित बढ़ा लिए जाएं तो ऐसी सूरत निकलने का इम्कान है कि उसके इल्म में लाए बगैर महकमे के किसी आला अफसर तक रसाई हासिल हो जाए, फिर उस अफसर आला से मामला तय किए जा सकेंगे। मैंने कहा, उम्दा तजवीज़ है, लेकिन इस पर अमल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा वक्त सर्फ करना होगा, इसलिए नहीं, हमें कोई और तरीका सोचना होगा, कोई ऐसा तरीका जिसके जरिए हम कम वक्त में अपना काम मुकम्मल कर सकें। तहजीब ने कहा, एक और सूरत भी है, किसी अफसर का पता मालूम करके उसकी रिहाइश गाह पर धावा बोल दिया जाए। बट ने कहा, महकमे खास के मुलाजमीन की रिहाइश गाहों में दाखिला नामुमकिन है, वहाँ सख्त पहरा होता है। तहजीब बोली, आखिर हारूत राबिल ने भी तो उसी महकमे की तहवील से फार्मूले चोरी करवाए थे। अगर ये सब कुछ इतना ही नामुमकिन है तो फिर उसके लिए फार्मूले चोरी कराना कैसे मुमकिन हो गया? मैंने कहा, उसकी पोजीशन भी जहन में रखो, वो यहाँ का एक मारूफ और बारसूख आदमी है, हुकूमत के सरकर्दा लोगों से उसके मरासिम हैं, फिर ये कि वो सहूनी लॉबी से ताल्लुक रखता है। माना कि यहूदियों का हुकूमत में बराह रास्त कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके असरात हुकूमत पर बहुत गहरे हैं, इतने गहरे कि खुद सदर अमरीका भी कोई ऐसा इकदाम करते हुए घबराता है जो यहूदियों की मर्जी के खिलाफ हो। चुनाचे हमारा और हारूत राबिल का कोई मुकाबला नहीं है। अमरीका में इस किस्म का कोई काम करना हमारी बनिस्बत उसके लिए बेहद आसान है। तहजीब ने कहा, महकमा खास के आला अफसरान के घरों पर भी तो फोन होंगे, उनमें से किसी के घर पर फोन करके। मैंने कहा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अमरीका में जराइम की शरह खतरनाक हद तक बढ़ी हुई है, लोग नित नए जराइम करते हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के हुकूमती ओहदेदार इन बातों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनसे फोन पर बात की गई तो यकीन करो वो हमारी पूरी बात सुनने तक की जहमत नहीं करेंगे, इसलिए ये भी मुमकिन नहीं है। तहजीब ने हंसकर कहा, तुम तो हर तजवीज रद्द कर देने के मूड में हो। एक सूरत ये भी है कि CIA के जरिए। मैंने तहजीब की बात काट कर कहा, इंतहाई मखदूश तजवीज है। CIA के करतूतों से तुम भी अच्छी तरह वाकिफ हो। वो सबसे पहले हमारे खिलाफ तहकीकात शुरू कर देंगे, और इस वक्त हमारी पोजीशन हरगिज ऐसी नहीं है कि हम इस किस्म की तहकीकात का सामना कर सकें। CIA को अगर इस मामले की भनक भी पड़ गई तो हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रह जाएगा कि खुद को बचाए बचाए भागते फिरें। जाहिर ने कहा, आपने इतनी तजावीज रद्द कर दी हैं जनाब, क्या आपके जहन में इस मसले का कोई हल मौजूद है? मैंने कहा, अगर होता तो इस वक्त मैंने तुम दोनों को हरगिज जहमत न दी होती। तहजीब ने जो तजावीज पेश की हैं उनमें से एक ही काबिल अमल नजर आती है। अगर हमें कोई और सूरत नजर न आई तो फिर महकमा खास के किसी मुलाजिम को ही अपना हदफ बनाएंगे और उसके जरिए उस महकमे के किसी जिम्मेदार फर्द तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बट ने कहा, तुमने एक बात नोट की चीफ, इस होटल के खाने बड़े लजीज होते हैं। जाहिर ने कहा, जी हाँ जनाब, मैं खुद भी यही कहने वाला था, यहाँ के खाने गैर मामूली लज्जत के हामिल हैं। मैंने कहा, मुझे इस बात पर इख्तिलाफ तो नहीं है, लेकिन इस पर हैरत है कि बड ने ये नतीजा कैसे अख्ज कर लिया। बड ने बुरा मानकर कहा, क्या अब बड इतना गया गुजरा हो गया है कि किसी चीज के बारे में राय भी कायम नहीं कर सकता? मैंने कहा, नहीं बड, मैं तो इस बात पर हैरत का इजहार कर रहा था कि तुमने सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर कैसे राय कायम कर ली। वो बोला, रात का खाना भी मैंने होटल में ही खाया था चीफ, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैंने कहा, लेकिन यहाँ आने के फौरन बाद ही तुम होटल से गायब हो गए थे। मैंने तुमसे पूछा भी था कि तुम कहाँ गायब रहे, लेकिन तुमने जवाब देने से गुरेज किया, और अब तुम दावा कर रहे होगे। बड ने संजीदगी से कहा, मैं होटल में ही था चीफ, खानों की तरह यहाँ की तफरीहात का भी जवाब नहीं। मैंने कहा, तो खाना तुमने डाइनिंग हॉल में खाया था, लेकिन उसमें छुपाने की कौन सी बात थी? वो बोला, रात का खाना मैंने डाइनिंग हॉल में नहीं बल्कि डांसिंग फ्लोर पर खाया था। तहजीब मुंह बिगाड़ कर बोली, इसके अलावा और तुम्हारा काम ही क्या है? तुम तो वहीं नजर आओगे जहाँ लड़कियां होंगी। बड ने एक सर्द आह भरी बोला, सद अफसोस, बड की कोई वक़्त नहीं है, कितने ही कारनामे क्यों ना सर अंजाम दे ले, उसकी औकात वही रहेगी। हालांकि बड का कमाल ये है कि वो कुछ ही क्यों ना कर रहा हो, अपने मिशन की तरफ से कभी गाफिल नहीं रह सकता। तहजीब बोली, तुम सिर्फ बातें बघार सकते हो, इत्तेफाकात के तहत तुमसे कभी कभी कोई कारनामा भी सरजद हो जाता है, लेकिन तुम्हारे वक्त का बड़ा हिस्सा फजूलियात में ही गुजरता है, तुम कोई ढंग का काम कर ही नहीं सकते। वो बोला, तुम सुन रहे हो चीफ, बड को तुम्हारे सामने क्या कहा जा रहा है और तुम कुछ भी नहीं बोल रहे। मैंने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ बड, तफरीह एक हद तक ही अच्छी लगती है, आदमी को कभी टिक कर भी बैठना चाहिए। बड ने मुंह बनाकर कहा, जैसे तुम लोग हर वक्त कमरों में घुसे रहते हो, बाहर की कुछ खबर ही नहीं है। मैंने कहा, बाहर की खबर रखने के लिए तुम काफी नहीं हो क्या? बड के अंदाज से मुझे महसूस हुआ था कि उसके पास कोई खास खबर है, इसलिए मैंने अपना लहजा जरा नरम ही रखा, वरना वो भड़क जाता। उसने शिकायती लहजे में कहा, बड सब कुछ करता है मगर उसे सराहा नहीं जाता। मैंने कहा, ये तुम्हारी गलत फहमी है बड, मैं दिल से तुम्हारी सलाहियतों का मोतरफ हूँ। वो बोला, शुक्रिया चीफ, एक तुम ही तो जौहर शनास हो। मेरे पास एक खबर है,
मुमकिन है वो बहुत अहम न हो, लेकिन है काम की बात। अगर इस वक्त कारआमद साबित न हुई तो बाद में किसी काम आने का इम्कान है। बड खामोश हो गया। मैं खासा मुस्तरिब हो गया था, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि बड जो बात बताने वाला है वो किसी न किसी एतबार से हमारे लिए बहुत अहम साबित हो सकती है।